हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू का सब्जेक्ट IBO 2। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन मूलभूत सिद्धांत मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें मैंने आपको इन डिटेल काफ़ी समझा दिया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विपणन की परिभाषा देते हुए उसके कार्य समझाइए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार विपणन विक्रय से पृथक है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, विक्रय मतलब होता है सेल। तो विपणन की परिभाषा को बहुत से अर्थों में दिया गया है। अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विपणन योजना की एक प्रक्रिया है जो अवधारणा के निष्पादन, मूल्य निर्धारण, प्रोत्साहन और विचारों के आदान प्रदान, उत्पाद और सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा किसी व्यक्ति की संतुष्टि या संस्था के उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाती है। ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि विपणन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको डिफाइन ही देनी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि विपणन अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विपणन की परिभाषा क्या है। विपणन योजना की एक प्रक्रिया है। जो मार्केटिंग है वो प्लानिंग का ही एक पार्ट है। जो अवधारणा के निष्पादन, मूल्य निर्धारण की जो अवधारणा है, हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका निष्पादन करना, मूल्य निर्धारण करना, प्रोत्साहित करना और विचारों के आदान प्रदान या फिर वस्तुओं सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा किसी व्यक्ति की संतुष्टि, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन या संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी पूर्ति को दर्शाती है। इस परिभाषा के अनुसार विपणन केवल क्रय नहीं है। विपणन क्या है? केवल खरीदना नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कई प्रक्रियाओं से संबंधित है। फिलिप कोटलर अपनी परिभाषा में लिखते हैं कि मानव मात्र की क्रियाएं संतुष्टि और आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर जाते हैं। जो भी मानव मात्र हैं वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सेटिस्फेक्शन और आवश्यकता मतलब नीड्स की पूर्ति की ओर जाती है। फिलिप कोटलर और ग्रे आर्मस्ट्रॉन्ग ने विपणन प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो देखो, हमारी अलग अलग परिभाषाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि यह विश्लेषण, योजना, लागू एवं नियंत्रित करना और कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण है, जिसके द्वारा लाभदायक विनियोग को कायम रखते हुए लक्षित उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रे आर्मस्ट्रॉन्ग और फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? यह क्या मतलब? विपणन जो मार्केटिंग, वो विश्लेषण मतलब एनालाइज, योजना मतलब प्लानिंग, लागू करना उसको अप्लाई करना और उसको कंट्रोल करना, और जो भी कार्यक्रम है, जो भी इनका प्रोग्राम है जिसके हिसाब से ये किया जाता है, उसकी रूपरेखा का निर्माण है कि उसका लेआउट कैसा होगा, जिसके द्वारा जो भी हम ये सब करते हैं उसके द्वारा लाभदायक विनियोग यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, उसको कायम करते हुए लक्षित लक्षित उपभोक्ता होता है जिस उपभोक्ता तक हम पहुंचना चाहते हैं, उनको लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्राप्त कर सके। तो विपणन के कार्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1, विपणन व्यावसायिक संस्था का लाभ बढ़ाती है तथा यह उसकी सफलता केंद्र है, क्योंकि यदि उत्पाद का सफलतापूर्वक विपणन ना किया जाए तो शोध, विकास और उत्पादन सभी अर्थहीन हो जाते हैं। मीन्स क्या है? विपणन मतलब मार्केटिंग क्या होती है? सेल से पहले होती है। कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हो तो आप देखोगे कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे अपनी चीज़ों को सेल करोगे। तो व्यावसायिक संस्था जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये उनके प्रॉफिट को बढ़ाती है, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी सेल होगी, उतनी अच्छी सेल होगी तो उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तथा यह सफलता का केंद्र है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया लेकिन आप उसे मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, उसे लोगों तक, लक्षित उपभोक्ता तक पहुँचा नहीं पा रहे, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जितना अच्छा विपणन होगा उतनी ही अच्छी सफलता मिल सकती है। क्योंकि यदि उत्पाद का सफलतापूर्वक विपणन ना किया जाए तो शोध, विकास यानी कि जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होती है वो, और जो भी उत्पादन हमने बनाया है वो सब अर्थहीन हो जाते हैं। उत्पादन बन गया, हमने रिसर्च भी कर ली, लेकिन अगर हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब अर्थहीन हो जाता है। सेकेंड है, विपणन व्यवस्था में ग्राहक अग्रणी होता है। इसमें ग्राहक को मेन माना जाता है। ठीक है। अतः कुशल विपणन प्रबंधन द्वारा उत्पाद और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं अच्छी प्रतिस्पर्धा वाले मूल्य पर प्राप्त करना संभव होता है। तो क्योंकि इसमें हमने कंज्यूमर को ही मेन माना है, तो जो कुशल विपणन प्रबंधन है ना, यानी कि हमारी एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होगा उसके द्वारा हमारे अपने प्रोडक्ट को
और अच्छी गुणवत्ता मीन्स अच्छी जो हमारी क्वालिटी वाली सर्विसेज हैं उसको, हमारे सामने जो इतना कंपटीशन है और भी कंपटीटर्स होते हैं सेम चीज़ को बनाने वाले, तो अच्छी प्रतिस्पर्धा वाले मूल्य पर, क्योंकि अगर हम अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी तो हमारी क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, तो ये करना अच्छा मूल्य प्राप्त करना संभव हो पाता है। विपणन यह भी संभव बनाता है कि उत्पाद सही व्यक्ति, सही समय तथा सही स्थान पर उपलब्ध हो। जो भी मार्केटिंग है, एक तो सही व्यक्ति हमें चूज़ करना होगा कि हमारे लक्षित उपभोक्ता कौन से हैं, सही समय पर जब उसे चाहिए उसी समय पर उसे पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि डिमांड आ जाइए और हम 1 साल बाद उसको पूरा करेंगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं रहता। और सही स्थान पर जहाँ पर हमारा कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है विपणन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि अगर अच्छी मार्केटिंग होगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास इनकम जनरेट होगी तो और डिमांड बढ़ेगी और फिर दोबारा से फिर अच्छा विपणन होगा। तो ये पूरा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत अधिक सहायक हो जाता है। विपणन नए रोजगार उपलब्ध कराता है, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग उतनी अच्छी सेल उतना अच्छा डिमांड, और उतनी ही अच्छी डिमांड उतना ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट तथा राजस्व की भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि इतना सारा पैसा आएगा जब सेल करने से, मार्केटिंग करने से जो सेल होगी से पैसा आएगा, तो राजस्व मीन्स टैक्स भी इंक्रीज़ होगा, और टैक्स इंक्रीज़ होगा तो अर्थव्यवस्था भी डेवलप होगी, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए जो टैक्स से जनरेट इनकम होती है उसी से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट है विपणन बड़ी मात्रा में जनता के भविष्य के नए अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी होगी तो जनता का भविष्य को नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, फिर वही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जनता का भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि विपणन किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या हैं। अब विपणन और विक्रय कैसे अलग है ये हमें पढ़ना है, कि विपणन है मार्केटिंग और विक्रय है सेल। तो इसमें क्या अंतर है, इसको हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ लिया था, तो अब की बार ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला है विक्रय का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। वितरण मतलब, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, विपणन मतलब मार्केटिंग, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। हम कोई चीज़ बना लेते हैं, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, बदले में हम उनसे मनी लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया वितरण। और विपणन होता है कि हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना कैसे है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी हमें करनी पड़ेगी मार्केटिंग, उसे कहा जाता है विपणन। तो विपणन का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जो उपभोक्ताओं की ज़रूरत और संतुष्टि के अनुसार वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो जब वस्तुओं सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचा दिया तो वो हो गया विक्रय, और उनकी ज़रूरत और संतुष्टि के अनुसार जो चीज़ बनाई जा रही है कि हमारे कंज्यूमर को क्या चाहिएगा, हम वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, तो ये हो गया विपणन। विक्रय का उद्देश्य केवल विक्रय के आकार को बढ़ाना होता है, जबकि विपणन का उद्देश्य उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देना है। तो विक्रय का उद्देश्य, सेल का उद्देश्य तो सिर्फ है कि अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर लो, और विपणन का उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसकी रुचि की वस्तुएं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनानी होती हैं। थर्ड है विक्रय का आधार लाभ है, जो कि विक्रयकर्ताओं की ज़रूरत है, जबकि विपणन का आधार उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है, जो कि उपभोक्ताओं की ज़रूरत है। तो विक्रय का आधार लाभ है, ठीक है तो विपणन का आधार भी लाभ, लेकिन विक्रय का जो आधार लाभ है उसमें विक्रयकर्ताओं जो भी सेलर्स हैं उनकी ज़रूरत है कि भी अपनी चीज़ को बेचेंगे और अपना लाभ कमाएंगे, जबकि मार्केटिंग के अनुसार जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करते हुए लाभ कमाना है। तो लाभ तो हम यहाँ भी कमा रहे हैं और लाभ हम यहाँ भी कमा रहे हैं, लेकिन विक्रय से जो लाभ मिलता है वो विक्रयकर्ताओं की ज़रूरत है, और विपणन से जो लाभ मिलता है वो उपभोक्ताओं की ज़रूरत है। फोर्थ हो गया विक्रय उत्पाद के उत्पादित होने के बाद आरंभ होता है। विक्रय जब उत्पाद उत्पादित हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा उसका, उसके बाद सेल होना शुरू होता है, और उत्पाद के बिकने के बाद ख़त्म हो जाता है। कि जैसे उत्पादन बन गया, अब उसे सेल करना है, तो उत्पाद के उत्पादित होने के बाद तो शुरू होगा, और जैसे ही जो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। किंतु विपणन उत्पादन से कहीं पहले शुरू होता है, और उत्पाद के बिकने के पश्चात भी विक्रय पश्चात वस्तुओं के सेवाओं के रूप में रहता है। तो विपणन क्या है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, तो प्रोडक्शन से पहले ही सोचोगे ना कि कहाँ से मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और जब सेल हो जाएगी, जो चीज़ आपने बनाई है वो बिक भी गई, तो उसके बाद भी सर्विसेज लगातार दी जाती हैं। जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो 1 साल की वारंटी वगैरह होती है, तो ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेल कर दिया, मान लो आपने AC सेल किया और आप उसके बाद 1-2 साल की
वारंटी देते हो कि 1-2 साल तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कराया जाएगा, रिपेयर कराया जाएगा, और उसके बाद भी अगर ख़राब हो जाता है तो ये एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो ये हो जाता है विपणन। विक्रय एक अल्प अवधारणा है जिसे अल्पावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, जबकि विपणन एक एकीकृत दीर्घ अवधारणा है जिसमें दीर्घ अवधि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि विक्रय तो क्या है, प्रोडक्ट बना, हमने सेल कर दिया, तो ये थोड़े समय के लिए है, इसलिए अल्प अवधारणा है, और इसमें अल्प अवधि के लक्ष्यों को ही प्राप्त करना होता है कि हमने अपना प्रोडक्शन जो था वो सेल कर दिया, बस इतना सा काम है इसका। लेकिन विपणन एक एकीकृत दीर्घ अवधारणा है, ये लॉन्ग टाइम से तक चलती है, प्रोडक्ट के बनने से पहले भी और प्रोडक्ट के बन जाने के, बिकने के बाद भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विपणन की अवधारणा बताइए। विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए इस अवधारणा को समझाइए। तो विपणन की अवधारणा तो भी हमने पढ़ ली है, इसकी जो डेफिनेशन होती है यही है, और उसके बाद हमें विकास की प्रक्रिया भी समझानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर है, सफल संस्थाएं आज विपणन की अवधारणा को ही लेकर चलती हैं। जितनी भी फर्म्स हैं जो बहुत सक्सेस हो रही हैं, विपणन की अवधारणा को लेकर चलती हैं, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना ही अच्छी सेल होगी, जिसके अंतर्गत एक संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित होती है जो उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए संस्था को लाभ की ओर ले जाती है। कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है ना, तो डेफिनेटली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। विपणन की अवधारणा में संस्था का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि ग्राहक की मांग और उसकी आपूर्ति उनकी दिशा निर्देशक है, कि भाई ग्राहक की मांग क्या ग्राहक डिमांड कर रहे हैं और कैसे उसकी सेल वो सप्लाई की जाएगी, ये उनका दिशा निर्देशक है, यानी कि इसी डायरेक्शन में वो चलते हैं। और इन वस्तुओं और सेवाओं को इस रूप तक ग्राहकों को पहुंचाना है कि जो न सिर्फ ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करे, बल्कि उनके अन्य प्रतिद्वंद्वियों की अपेक्षा उनकी संस्था की सेवा अधिक अच्छी और शीघ्र उपलब्ध हो, ये भी उन्हें देखना होता है। ठीक है, तो ग्राहकों को जब उन्होंने गुड सप्लाई कर दिए तो सेटिस्फेक्शन तो मिल गई, और साथ ही जो और कॉम्पिटिटर हैं उनकी अपेक्षा अपनी संस्था की सेवाएं इस प्रकार प्रदान करनी है कि लोगों का फेथ आपकी तरफ बढ़े और वह आपकी बनाई हुई चीज़ों को ही पसंद करें और आपसे ही ख़रीदें। क्यों? क्योंकि आप सेल के बाद की भी जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी दे रहे हो। तो इस तरह से हमें अपनी मार्केटिंग करनी होती है। विपणन की अवधारणा ग्राहक सापेक्ष होती है, क्योंकि इसमें ग्राहक को ही सर्वोपरि माना जाता है जो उद्देश्यों को प्राप्त करके लंबे समय तक लाभ कमा सके। जब संस्थाएं विपणन की अवधारणा को अपनाती हैं तो सभी प्रक्रियाएं ग्राहक की संतुष्टि से संबंधित होती हैं। ऐसी संस्थाओं के लिए कंपनी वही उत्पाद निर्मित करती है जो ग्राहक खरीदना चाहता है। तो जैसे हमने कहा कि मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से पहले स्टार्ट होती है, तो हम मार्केट सर्वे करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, हमारा ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उसी चीज़ों का निर्माण करती हैं और ग्राहक को संतुष्टि देकर ही वे लाभ कमाती हैं। जो संस्थाएं दूरदर्शी हैं तथा पूरी परिपक्वता के साथ बाजार में स्थापित होती हैं, वे इस अवधारणा को अपनाकर दीर्घ अवधि तक लाभों को प्राप्त कर सकती हैं। वे मानती हैं कि संतुष्ट ग्राहक ही अपने उत्पाद के सबसे बेहतर विज्ञापनदाता होते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं किसी कंपनी की और हम उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो ग्राहक है ना, जैसे हम ही हैं, फिर 10 लोगों को और बताएंगे आगे कि अगर कोई मान लो हमने कोई एसी ख़रीदा, हम उस कंपनी से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, फिर अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई कौन सा एसी ख़रीदना चाहिए, तो हम उसी कंपनी को रेफ़र करेंगे। तो देखा जाए तो जो ग्राहक है ना, संतुष्ट ग्राहक जो उस कंपनी की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, वही सबसे ज़्यादा ऐड कर देते हैं, विज्ञापन कर देते हैं, औरों को भी रेफ़र करते हैं कि आप इनका प्रोडक्ट खरीदिए, बहुत अच्छा है। अतः उनका लाभ ग्राहकों के संतोष से अर्जित होता है, ना कि उनके उत्पाद या विक्रय कौशल से। तो विपणन में क्या होता है, संस्थाओं को जो लाभ मिलता है ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन से मिलता है, ना कि उनके प्रोडक्ट और ना ही उनकी सेलिंग के कौशल से कि किस तरह से उन्होंने पूरी एफिशिएंसी से सेल किया है। क्योंकि सेल तो आपने कर दिया एफिशिएंसी से, ठीक है, प्रोडक्ट भी, तो सेल कर देना एक अलग बात है, लेकिन सेल को आगे बनाए रखना एक विपणन का ही एक पार्ट माना जाता है। क्योंकि हो सकता है आपने सेल कर दिया और प्रोडक्ट आपका अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपने मार्केट सर्वे कर रखा है, ग्राहक आपकी सेवाओं से संतुष्ट है, तो वो उत्पाद की क्वालिटी भी आपकी अच्छी होगी और विक्रय कौशल तो होगा ही होगा। तो मार्केटिंग अच्छी है तो विक्रय कौशल अपने आप ही हो जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो विक्रय कौशल साथ ही साथ हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ अपने आप बिक ही जाती हैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपभोक्ताओं का आधुनिक विपणन में क्या स्थान होता है। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है कि उपभोक्ता को विपणन में सर्वोपरि माना जाता है। तो आजकल जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को की सेटिस्फेक्शन ही देखी जाती है।
तो आंसर है इसका, आधुनिक विपणन में उपभोक्ताओं को राजा मान लिया जाता है। आधुनिक विपणन में उपभोक्ता की संतुष्टि महत्वपूर्ण होती है, इसलिए बाजार शोधों के माध्यम से, जो बाजार की रिसर्चेज होती हैं उनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, क्या उनकी नीड्स हैं और उनकी संतुष्टि में सेटिस्फेक्शन किस प्रकार के प्रोडक्ट से है, और उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। विपणन उपभोक्ता से शुरू होकर उत्पाद बेचने के पश्चात उसके बाद की सेवाओं के साथ उपभोक्ता पर ही खत्म हो जाता है। आधुनिक विपणन की अवधारणा के अंतर्गत ग्राहक की संतुष्टि पर बल दिया जाता है, ना कि लाभों पर, क्योंकि अगर ग्राहक सेटिस्फाइड होगा तो वो और ग्राहकों को भी बताएगा, और साथ ही दोबारा से अगर उसे सेम प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हमारी कंपनी में ही आएगा। जिस कंपनी ने उसको सेटिस्फाइड किया होगा ग्राहक को, उसी कंपनी पर जाएगा। और इसमें ना लाभों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लाभ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो वो आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है तो लाभ तो अपने आप हो ही जाएंगे, क्योंकि सेल के साथ उसमें लाभ भी जुड़े होते हैं। आधुनिक विपणन का मानना है कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके कोई संस्था अपने दीर्घकालीन लाभों को सुनिश्चित कर सकती है तथा अपना स्थायित्व बनाकर रख सकती है। अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को सही प्रकार से संतुष्ट करने के उद्देश्य से संस्थाएं शोध द्वारा, मतलब मार्केट रिसर्च करती हैं, और बार बार ये ऐसा नहीं कि एक बार रिसर्च कर लिया और हमेशा वो बनाते रहे, क्योंकि जो कंज्यूमर की ज़रूरतें हैं बीच में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो ये संस्थाएं रिसर्चेस के द्वारा उनकी नीड्स का पता लगाती रहती हैं। इस प्रकार आधुनिक विपणन में उत्पादन का संपूर्ण कार्य उपभोक्ता के लिए होता है और उसे संतुष्टि प्रदान करना ही, सेटिस्फेक्शन देना ही उनका मेन कार्य होता है। अब एक क्वेश्चन है, विपणन मिश्र क्या होता है? विपणन मिश्र के घटकों को समझाइए। तो विपणन मिश्र विपणन उपकरणों का एक सेट है। जो भी मार्केटिंग हमारे टूल्स हैं ना, उपकरण होते हैं टूल्स, तो मार्केटिंग के लिए जो भी हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो वही उपकरणों को टूल्स या औजार कहा जाता है। तो ये इसमें ना, ये वैसे औजार तो नहीं होंगे जैसे कि पेचकस वगैरह होते हैं, ऐसे औजार नहीं। विपणन उपकरण एक क्या होते हैं कि मार्केटिंग करने के तरीके, तो ये उनका एक सेट है जिनका प्रयोग संस्था लक्षित बाज़ारों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। तो ऐसे उपकरणों का एक सेट जो कि संस्था लक्षित बाज़ार, जिस बाज़ार में उसे अपने कंज्यूमर्स मिलते हैं, उसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। ऐसी उपकरणों के सेट को कहा जाता है विपणन मिश्र। इस प्रकार के विपणन मिश्र एक संस्था की कुल विपणन योजना है। तो देखा जाए तो विपणन मिश्र क्या है? एक तरह से विपणन योजना, यानी कि मार्केटिंग प्लानिंग ही होती है किसी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्पाद, दूसरा है मूल्य संवर्धन, तीसरा है वस्तु का वितरण, और प्रत्येक व्यावसायिक संगठनों को अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अपना विपणन मिश्र तय करना होता है कि वो किस तरह के टूल्स अपनाएगी, किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलेगी। विपणन मिश्र इसके चारों घटकों उत्पाद, मूल्य संवर्धन तथा वस्तु वितरण के निर्णयों का मिक्सचर होता है। इसको मिक्सचर कहते हैं, मिक्स बन के होता है कि सारी चीज़ों को, कि हाँ क्या प्रोडक्शन होगा, क्या उसका प्राइस होगा, क्या किस तरह से वस्तु डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी और बदले में उसका प्राइस ले लिया जाएगा। तो जिसमें से एक लिया गया निर्णय दूसरे को प्रभावित करता है, क्योंकि सब मिक्सअप होते हैं, तो एक के लिए जो निर्णय लिया गया है वो दूसरे को प्रभावित करेगा। इसके 4 घटक उत्पाद, मूल्य संवर्धन और भौतिक वितरण इस प्रकार है। पहला है उत्पाद। उत्पाद वह वस्तु या सेवा है जो संस्था के द्वारा दी जाती है। मतलब अगर कोई वस्तु है तो संस्था के द्वारा बनाई जाती है, सेवा है तो वस्तु संस्था के द्वारा दी जाती है। कोई भी संस्था बाजार शोध द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकता व मांग का पता लगाकर उत्पाद की योजना बनाती है। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च किया जाता है कि कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं और वो कितनी डिमांड करेंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्शन की प्लानिंग बनती है। दूसरा हो गया मूल्य। मूल्य वह पैसा है जो ग्राहक से वस्तु या सेवा के बदले में प्राप्त किया जाता है। उत्पाद की सुनिश्चित रूप से निर्धारित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मूल्य निर्धारित करते समय संस्था को अपने प्रतिस्पर्धी मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके जैसी और जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो किस रेट पर अपनी वस्तुओं को बेच रही हैं, ताकि वह स्थायित्व बाजार में बनाए रह सके। क्योंकि अगर उसका मूल्य बहुत कम होगा तो इतना लाभ नहीं कमा पाएगी, और नहीं लाभ कमा पाएगी तो टिक नहीं पाएगी, और अगर उसका मूल्य होगा बहुत ज़्यादा तो मार्केट में उसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं भी मार्केट में हैं। तो अपने मूल्यों को, अपनी बनाई हुई वस्तुओं को या सेवाओं के मूल्य को इतना रखना होगा कि वह अपना स्थायित्व बाजार में बना के रख सके।
संवर्धन होता है विपणनकर्ताओं को अपने उपभोक्ताओं के साथ संप्रेषण की ज़रूरत होती है। तो संवर्धन मतलब विकास होता है, तो ये संप्रेषण करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। अगर कौन? विपणनकर्ता, जो भी मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन बनाने की नीड होती है ताकि अपने उत्पाद की विशेषताओं को और उन्हें आकर्षित किया जा सके। तो उत्पाद की जो विशेषताएं हैं उनकी तरफ आकर्षित करना है, तो अपने कंज्यूमर के साथ वो कम्युनिकेशन करके रखते हैं। इसमें विज्ञापन तथा व्यक्तिगत प्रयास भी शामिल होते हैं, इसमें ऐड भी करना होता है, और साइड बाई साइड जो अपने खुद के इंडिविजुअल प्रयास होते हैं, कोशिश होती है, वो भी शामिल की जाती हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए इसमें त्योहारों पर दी जाने वाली छूटें भी शामिल होती हैं। जैसे दिवाली आती है तो डिस्काउंट चल जाते हैं, ठीक है, न्यू ईयर डिस्काउंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट होती हैं। नेक्स्ट है भौतिक वितरण। भौतिक वितरण होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार तैयार उत्पाद को तुरंत ग्राहक तक सही समय पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी तय करना होता है कि वितरण का माध्यम क्या रहेगा, किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी। थोक विक्रेता मीन्स होलसेलर, या खुदरा विक्रेता मीन्स रिटेलर्स, या फिर सीधे ग्राहक को माल बेचना है, कोई मीडिएटर्स बीच में नहीं होगा, सीधे के सीधे ग्राहकों को माल बेचना है। माध्यम इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि जिसमें विक्रेता और ग्राहक दोनों को ही लाभ हो। तो मीडियम जो है ऐसा होना चाहिए कि जो सेलर है और कंज्यूमर है दोनों को इसके लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की नीतिगत अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार विपणन की अवधारणा से भिन्न है? नीतिगत विपणन के आधारभूत सिद्धांत समझाइए। तो वॉरेन जे क्रीजन के अनुसार नीतिगत अवधारणा एक बड़ी क्रांति विपणन के इतिहास में अब तक आई, जब विपणन का केंद्र ग्राहक के उत्पाद से हर विस्तृत बाहरी वातावरण के संदर्भ में ग्राहक पर केंद्रित हो गया। तो वॉरेन जे क्रीजन की नीतिगत अवधारणा क्या है? ये बड़ी क्रांति, बड़ा रेवोल्यूशन तब विपणन के इतिहास में आया जब जो मार्केटिंग का जो सेंट्रल पॉइंट था ना, वो ग्राहक पर या उत्पाद से, या तो ग्राहक या फिर उत्पाद से जो उनका प्रोडक्ट है उससे जुड़ी हर जानकारी बाहरी वातावरण के संदर्भ में ग्राहक पर केंद्रित होगी कि ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक की क्या नीड्स हैं, उसकी क्या डिमांड है। ये मेन चीज़ हो गई, तो ये नीतिगत अवधारणा कहलाती है। विपणन की नीतिगत अवधारणा में ग्राहक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उत्पादक जो प्रोड्यूसर है वो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उसके प्राइस, उसके संवर्धन, जो उसका आगे उसे बेचना है वो, वस्तु के वितरण, चारों पी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। चारों पी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। विपणन उत्पाद बेचने की एक कला होती है। मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करने की एक आर्ट है। किंतु विपणन की नीतिगत अवधारणा में विपणन को इतना सुदृढ़, इतना मजबूत, इतना रिजिड बनाया जाता है जिसमें वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रह सके, कि सामने जो भी कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, उनसे हम पीछे ना रहें। हम अपने आप को, अपनी मार्केटिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि अगर कितने भी कंपटीटर हमारे सामने आ जाए, वो हमारे इस जो हमारी बनाई हुई, जो जैसे कहते हैं ना मजबूत किला बना लिया, उसको भेद कर वो अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो विपणन की नीतिगत अवधारणा का उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करने के साथ साथ लाभ पर ध्यान देना भी है, क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फाइड तो कर लिया, लेकिन अपने खुद को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म्स मार्केट में नहीं टिक पाएंगी। तो ग्राहक की सेटिस्फेक्शन के साथ अपने प्रॉफिट को भी अर्न करना है। विपणन अवधारणा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ग्राहक मूल्य और मूल्य समीकरण। प्रतिद्वंदी की अपेक्षा ग्राहक को अधिक लाभ देना। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमें अपने ग्राहक को, अपनी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो हमारी गुड्स को खरीदते हैं, हम उनको ज़्यादा बेटर प्रॉफिट देंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे ना। तो प्रतिद्वंदी की अपेक्षा ग्राहक को अधिक लाभ देना। ग्राहक मूल्य को उत्पाद को बढ़ाकर या उसकी गुणवत्ता बढ़ाकर, या सेवा के लाभ का मूल्य बढ़ाकर, सेवा के लाभ का मूल्य घटाकर, या तो मूल्य घटा दो, ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, या जो क्वालिटी आप दे रहे हो उसको इंक्रीज़ कर दो, उसको उसी रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी उसको दे दो। तो ऐसा करने से 4P के मेल से बनाया जा सकता है। यदि प्रतिद्वंदी की तुलना में आपका लाभ प्रभावी है, जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आपका जो लाभ प्रभावी है ग्राहक को, तो ग्राहक आपको चुनता है। तो और कंपनी अपने ग्राहकों को आसानी से उनका दिल जीत लेती है, अपनी सर्विसेज और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर ग्राहकों को आसानी से अपनी तरफ कर सकती है, जिससे कि उसका आगे का जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग रहे। उसके ग्राहक कहीं और किसी कॉम्पिटिटिव फर्म के पास ना जाएं, उसी कंपनी की चीज़ें खरीदते रहें।
सेकेंड है प्रतिस्पर्धी या अवकलन लाभ। यह विपणन का दूसरा मुख्य सिद्धांत है। प्रतिस्पर्धी लाभ ग्राहक को और अधिक आकर्षित करता है। यह लाभ उत्पाद, मूल्य विज्ञापन और विक्रय के बिंदु को ध्यान में रखकर मूल्य संवर्धन और उत्पाद का वितरण किसी भी प्रस्ताव में हो सकता है। संपूर्ण प्रस्ताव प्रतिस्पर्धी से अधिक आकर्षित होना चाहिए जो प्रतिस्पर्धा का लाभ दिखाएगा। तो हमें कुल मिला के अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, अपनी क्वालिटी को बेटर बनाना है, प्रोडक्ट को बेटर बनाना है और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी है और विक्रय के जो भी बिंदु हैं, जो सेल के पॉइंट्स होते हैं मेन, जिससे कि कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए आकर्षित होता है तो उस चीज़ को देखते रहना चाहिए जिससे कि वो प्रतिस्पर्धा का लाभ दिलाए और उसका सारा ध्यान आपकी फर्म पे रहे, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट पे रहे, वो किसी प्रतिस्पर्धी फर्म के पास ना जाए। थर्ड है केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए। पूरा ध्यान ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा अधिक लाभ देने के लिए होता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप दे रहे हो, क्वालिटी भी अच्छी है, सर्विसेज भी अच्छी है और प्रॉफिट भी आप दे रहे हो। आपसे बनाई हुई चीज़ें जो वो ग्राहक आपसे खरीदेगा वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। यही सफलता प्राप्त करने का एक उपाय है। यह स्पष्ट केंद्र बिंदु ग्राहक की ज़रूरत तथा मांग, प्रतियोगी प्रस्ताव और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु प्रयास द्वारा चला के रखा जा सकता है। कि सबसे पहले तो देखें कि ग्राहक को चाहिए क्या, ग्राहक की नीड्स क्या हैं, किस टाइप की वस्तुएं से चाहिए, और मांग, प्रतियोगी प्रस्ताव कि उसकी जो डिमांड है वो क्या है, मतलब वो किस रेट पर वस्तुएं खरीदना चाहता है। एज ए कंज्यूमर वो कम रेट पर अच्छी वस्तुएं खरीदना चाहेगा, ठीक है, और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु कि जो उसकी नीड्स हैं उसको सप्लाई, मांग पता तो लग गया कि उसकी नीड्स क्या हैं, तो उसके लिए उसको सप्लाई भी देनी पड़ेगी गुड्स और सर्विसेज की। उसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुख्य केंद्र बिंदु यही होना चाहिए। और द्विपक्षीय लाभ भी देता है। द्विपक्षीय लाभ क्या हो गया, एक तो रेट है कम से कम और क्वालिटी है बेटर, तो इसे डबल पक्ष के लाभ मिलेंगे कंज्यूमर को। और ये तभी संभव है जब सभी स्रोत यानी कि जो भी सोर्सेज हैं या जो भी कोशिशें की जा रही हैं वो ग्राहक की ज़रूरत और मांग की पूर्ति पर केंद्रित की जाए, ठीक है। तो मार्केटिंग का मेन जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होना चाहिए, कंज्यूमर की नीड्स और जो उसकी डिमांड है उसकी सप्लाई, इस पर पूरा ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहती हैं, भारतीय संस्थाओं के संदर्भ में इसे बताइए। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय अपने देश में ही सारी सप्लाई ना देके वो बाहर देना चाहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है और भारतीय संस्थाओं के संदर्भ में हमें समझाना है। तो एक तो है घरेलू बाजार का दबाव। घरेलू बाजार के निरंतर विस्तार के कारण बहुत सी कंपनियां विदेशी बाजार ढूंढती हैं, क्योंकि घरेलू बाजार डोमेस्टिक मार्केट यानी कि जिस देश में हम बात कर रहे हैं उसकी डोमेस्टिक मार्केट में क्या है कि मार्केट इंक्रीज़ होती जा रही है, कॉम्पिटिटिव फर्म्स आती जा रही हैं, तो बहुत सारा ऐसा दबाव होता है। तो कंपनियां क्या सोचती हैं कि अपने देश में ना बेच के वो विदेशी बाजार को ढूंढती हैं, दूसरे देशों में भेजती हैं। घरेलू बाजार के दबाव के निम्नलिखित बिंदु हैं। नंबर 1, घरेलू बाजार छोटा होता है, इसलिए अपने लाभों को बढ़ाने के लिए संस्थाएं विदेशी बाजार की ओर मुख करती हैं। एक तो कोई भी देश है वो पूरे विश्व से तो छोटा ही होगा ना, तो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो छोटी होती है और वो चाहती है कि उसको ज़्यादा लाभ मिले, तो विदेशी बाजारों की तरफ मुख करती हैं संस्थाएं। जैसे कि कई जापानी संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आज वैश्विक हो चुकी हैं क्योंकि उनका बाजार छोटा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जापानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है वो है जापान की संस्थाएं। तो जापानी संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आज पूरे विश्व में अपनी वस्तुओं को बेच रही हैं, क्योंकि उनके जो अपनी कंट्री है जापान, वो तो छोटा सा घरेलू बाजार है और उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने देश की नीड्स को पूरा करते हुए भी वो बाजार दूसरे देशों में भी बाजार ढूंढती है और वहाँ पे अपनी वस्तुओं को बेचती हैं। सेकेंड है, घरेलू बाजार में मंदी के कारण संस्थाएं अपने पूर्ण उत्पाद की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। 1990 की शुरुआत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण कई भारतीय ऑटोमोबाइल पुर्जे बनाने वाली संस्थाओं ने विदेशी बाजारों की खोज की। तो 1990 में क्या हुआ था कि घरेलू मंदी चल रही थी, क्योंकि तभी हमने एलपीजी अडोप्ट की थी, क्योंकि हमारे पास इतना डिफ्लेशन हो रहा था, वस्तुएं इतनी सस्ती हो रही थी, तब भी लोगों के पास पैसा नहीं था, तो आर्थिक मंदी चल रही थी। फिर हमने जब IMF वगैरह की मदद ली, WHO की मदद ली, WTO की, तो फिर उन्होंने हमसे क्या कहा कि आपकी जो नीतियाँ हैं वो इस तरह से हैं कि आप आने वाले समय में भी आर्थिक मंदी का ही सामना करोगे, तो आप जो हमसे उधार ले रहे हो वो कैसे पूरा करोगे। तभी हमने LPG यानी कि प्राइवेटलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। तो उस समय भारतीय कंपनियों ने क्या करा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी मंदी थी, उस कारण उन्होंने क्या करा, विदेशी बाज़ारों की खोज की कि यहाँ पे तो वो चीज़ें बिकेंगी नहीं क्योंकि डिफ्लेशन है, तो दूसरे देशों में जाके अपनी वस्तुओं को बेचा था।
कई उत्पादों के लिए बाजार संतुष्ट हो जाते हैं या विकसित देशों में उनकी मांग कम हो जाती है, तो संस्थाएं विदेशी बाजारों को पकड़ लेती हैं। जैसे यदि जन्म दर में कमी आती है तो बच्चों के लिए किए गए उत्पादों की मांग में कमी आ जाती है। इसका क्या मतलब है कि कई बार जितने आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी आपका प्रोडक्शन पूरा सेल भी नहीं हुआ, लेकिन जो मार्केट है ना उसमें सब लोग सेटिस्फाइड है, उन्हें और चीज़ें नहीं चाहिए, यानी कि उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है। तो क्या होता है कि विकसित देशों में उनकी मांग कम हो जाती है, जैसे विकसित देश अमेरिका वगैरह। तो जब उनके बाजार संतुष्ट हो गए, वहाँ पे सभी लोगों की नीड्स पूरी हो गई हैं, तो इनकी मांग कम रह गई, तो संस्थाएं क्या करती हैं, विदेशी बाज़ारों में जाती हैं। जैसे कि सपोज़ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो और प्रोडक्शन की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं कि उनकी अपनी खुद की कंट्री में तो उनकी डिमांड नहीं रहती। तो वो भारत जैसी जो देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे उनको बाज़ार भी बहुत अधिक मिलता है, तो वो वहाँ पर उन विदेशी बाज़ारों को पकड़ लेती हैं। जैसे जन्म दर में कमी आती है, मान लो कि बर्थ रेट हो गया कम, तो जो भी प्रोडक्शन बन रहा था बच्चों के लिए, तो उनकी जब बर्थ रेट कम होगा, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो कम होंगे तो उनके जो उनके लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर जो संस्थाएं हैं वो दूसरे देशों में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। नेक्स्ट है, तकनीकी विकास के कारण उत्पादन की लाभप्रदता उससे बड़ी मात्रा में करने पर होती है, इसलिए उत्पाद को घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशी बाज़ारों के लिए भी बनाया जाता है। अब क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट हो गई है, तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हाई लेवल पे बनता है। जो काम पहले हाथों से मान लो 1 पीस बनता है 2 घंटे में, मशीन से वो 20 पीस बन जाते हैं। तो बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, तभी उत्पादन की लाभप्रदता होती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा रही हैं, उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए उत्पाद को घरेलू बाज़ार के साथ साथ विदेशी बाज़ारों में भी बेचा जाता है कि अपने देश की नीड्स पूरा करने के बाद दूसरे देशों में भी उसको बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की वृद्धि के कारण कई उत्पादों की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसमें कई उत्पादक इस प्रकार के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की ओर आकर्षित हुए हैं। सॉफ्टवेयर की अंतर्राष्ट्रीय मांग पहली बार आने पर कई भारतीय सॉफ्टवेयर संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन की मांग में वृद्धि हो गई। अब तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो पूरे विश्व में ही मार्केटिंग होती है, तो ऐसे जब मार्केटिंग अच्छी होगी तो उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी, जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि मांग में वृद्धि की जाए। तो इसलिए कई उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की ओर आकर्षित हुए हैं। जैसे कि हमारी सॉफ्टवेयर हमारा बहुत अच्छा है, तो अंतर्राष्ट्रीय इसकी मांग बढ़ी, तो हमारी जो भारतीय सॉफ्टवेयर संस्थाएं थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी सॉफ्टवेयर को सेल करना शुरू कर दिया। फिर घरेलू बाजार में बदलती हुई मांगों के कारण अत्यधिक उत्पादन क्षमता देखने को मिलती है। घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक मार्केट, उसकी जो डिमांड्स है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो अत्यधिक उत्पादन क्षमता देखने को मिलती है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, कभी कम आती है, तो ज़्यादा के हिसाब से ही उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। घरेलू बाज़ारों में कई नए प्रतिस्थापित उत्पादकों को लाना होता है। प्रतिस्थापित होते हैं जिनको एक को हटा के दूसरे को इस्तेमाल किया जा सके, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी या चाय के भी कई ब्रांड हैं उनको, तो ये प्रतिस्थापित उत्पाद होते हैं। तो घरेलू बाज़ारों में कंपटीशन होता है, ये उत्पाद आते हैं, तो कई पुराने उत्पादकों को थोड़ा बदलकर विदेशी बाज़ारों में संभावना को ढूंढती हैं। अब जो पुराने उत्पाद हैं, मान लो नए उत्पाद आ गए भारत में और तरीके के, तो जो पुराने उत्पाद हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा ना, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनमें पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकती है कि इन जो उत्पादों की डिमांड है वो दूसरे देशों में कहाँ पे हम पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में हाथ से कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन अप्रचलित हो चुकी है, ठीक है। तो अमेरिका में हाथ से धोने वाली मशीन, जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें थोड़ा सा ये पहले कपड़े डाल दो, धुल जाते हैं, फिर उसके बाद हाथ से मसल के उसको करने होते हैं, तो ये जो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है ना, ये प्रचलित हो गई, जबकि विकासशील देशों में इसकी मांग अभी भी बाकी है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि थोड़ी देर कपड़े को पानी के साथ सर्फ डाल के चला दो, उसके बाद उसका थोड़ा सा अपने हाथ से करना होता है, पानी में से निकालना होता है। तो अमेरिका में तो काफ़ी हाई लेवल पे हो गई। अब तो हमारे इंडिया में भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस कपड़े डालो, सर्फ डालो और उसे चला दो, तो अपने आप ही धुल जाते हैं और बिल्कुल टाइमर पे वो बंद हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग, तो जब वहाँ पे कोई प्रचलित हो गई और उन्होंने देखा कि विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, ये हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो यहाँ पे भी अभी भी ऐसी मशीनें चलती हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपने देश में तो इस चीज़ की डिमांड हो नहीं रही थी, दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। दूसरी बात है सरकारी नीतियाँ एवं नियम।
कई बार सरकार की कुछ नीतियां सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस प्रकार बनाई जाती हैं कि वो कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देती हैं, किंतु इस प्रकार के प्रतिबंध या विदेशी बाजार में प्रवेश के लिए नहीं लगाए जा सकते या घरेलू बाजार में ढील दी जा सकती है। तो कुछ ऐसे सरकारी नीतियाँ या नियम होते हैं जिसमें कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया तो अपने देश में तो बेचे नहीं जा रहे हैं, तो वो विदेशों में बेचे जा सकते हैं, बशर्ते अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कंपनी निर्यात करने के लिए करे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि चलो अपने देश में तो नहीं बेचे जा रहे, अपने देश में तो प्रतिबंध लग गया, तो उसे विदेशी बाजार में बेच सकते हैं, या फिर उन घरेलू बाजार में ढील दी जा सकती है कि भाई आप अपने देश में नहीं बेचोगे, आप इसको निर्यात करोगे। ठीक है, तो इस अगर निर्यात करोगे तो प्रतिबंध नहीं है। तो इसके लिए क्या करती है कि कंपनी अपनी क्षमता का उपयोग निर्यात करने के लिए करती है, और निर्यात करने से फ़ायदा होता है देश को, क्योंकि निर्यात करेंगे तो फ़ॉरेन करेंसी आएगी, और फ़ॉरेन करेंसी का जितना भी फ़ॉरेन हमारे पास करेंसी होती है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही देश के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में कंपनी निर्णय की ओर बढ़ती है। कई सरकारें घरेलू कंपनियों को निर्यात हेतु और विदेशों में निवेश के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन और कई सहयोग देती हैं। ठीक है, तो सरकार क्या कहती है, अपने देश में तो प्रतिबंध लगा दिया कि आप यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं बेचोगे ये वाली, लेकिन तुम निर्यात करोगे, विदेशों में निवेश करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी और साथ में कहीं और भी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जैसे भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, उसमें स्थापित इकाइयों को एक्साइज और अन्य ऋणों के लाभ दिए जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी उनकी ख़त्म कर दी जाती है, और अगर उन्हें लोन चाहिए होता है तो उस पर भी उनको बेनिफिट दिया जाता है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर कंपनियां निर्यात पर आयकर में छूट प्राप्त कर सकती हैं। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं तो उन्हें इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। कई बार जैसा कि भारत में हुआ था, कंपनियों को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि जैसे भारत में था ना कि अब विदेशी मुद्रा चाहिए, हमारे देश की में जितनी भी फॉरेन करेंसी थी वो ख़त्म हो गई, तो उसको विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है ताकि वे आयात पर निवेश कर सकें और अन्य विदेशी मुद्रा की ज़रूरत जैसे अधिकार शुल्क का भुगतान, लाभांश आदि को पूरा कर सकें। अब क्योंकि विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्रा होगी तभी तो जब हम आयात करेंगे उसका पैसा चुका पाएंगे। तो आयात पर निवेश करने का मतलब है कि हमें अगर हम दूसरे देशों से आयात करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, उसे पैसा देने के लिए हमें भी तो अपने देश से कुछ निर्यात करना पड़ेगा, तभी तो हमें विदेशी करेंसी हमारे पास आएगी, विदेशी मुद्रा। ठीक है, तो इसके लिए और विदेशी मुद्रा की ज़रूरत जैसे कि हमें अधिकार शुल्क हो गए, उनका भुगतान करना है, लाभांश वगैरह है जो हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है, तो वो हमारी करेंसी नहीं लेते, वो अपनी डॉलर्स में लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले निर्यात करना पड़ेगा, वो करेंसी हमें कमानी पड़ेगी। फ़ौरन एक्सपोर्ट करने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जिससे कि हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी हो और अपने जो भी हमारी विदेशी मुद्रा की नीड है उसे फुलफ़िल कर पाएँ। 70 के दशक में MRTP के प्रतिबंध के कारण भारतीय औद्योगिक संस्थान अपने उद्योगों को अन्य देशों में स्थापित करने के लिए बाध्य हुए थे। तो MRTP ने प्रतिबंध लगा दिया था, ये एक संस्था है, तो सरकारी संस्था है, तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भारतीय औद्योगिक संस्थान जो भी हमारे इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने क्या करा, अन्य देशों में स्थापित करने के लिए बाध्य हुए, क्योंकि अपने देश में तो प्रतिबंध लग गया था। इस समय में भारतीय संस्था द्वारा विदेशों में सीधे निवेश के पीछे सबसे बड़ा उत्प्रेरक भारत सरकार के प्रतिबंधों से बचना था। तो जो हमारे देश के लोगों ने विदेशों में सीधा निवेश किया ना, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, निर्यात किया, तो इसलिए यह था कि जो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं उनसे बचने के लिए उन्हें निवेश करना ही पड़ा, निर्यात करना ही पड़ा दूसरे देशों में। तो दूसरे देशों में निर्यात के लिए निवेश किया, जिससे कि उन्होंने अपनी बनाई हुई वस्तुएं वहाँ पे बेचनी शुरू कर दी। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का विकास। विदेशी बाजार का निरंतर होता हुआ विकास उन संस्थाओं के लिए एक बड़ा आकर्षक है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। तो विदेशी बाज़ार का निरंतर जो विकास हो रहा है ये इनके लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना। 1970 के दशक में मध्य एशियाई देशों में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज होने के कारण मांग में बढ़ोतरी हुई। तो 1970 में जो एशियाई देश है ना, जैसे कि हमारा भारत भी एशिया में ही आता है, एशियाई देशों में, तो यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ की खोज होने के कारण पेट्रोल की मांग बढ़ी। इस प्रकार 1990 में लैटिन अमेरिका अर्थव्यवस्था में भी विकास हुआ। अब है उत्पादकता का बढ़ना। बड़े उद्योगों में तकनीकी विकास व शोध कार्यों पर अत्यधिक खर्च होने के कारण उसका निर्यात करना जरूरी हो गया ताकि लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है, तो बहुत सारे अत्यधिक शोध हुए थे, रिसर्चेज हुए थे, और उनके लिए फिर जब चीज़ें बनाई गई तो उनका निर्यात करना ज़रूरी हो गया था, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें।
नेक्स्ट है सापेक्ष लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू बाजार से अधिक लाभप्रद होता है। डेफिनेटली कि जो चीज़ मान लो हमारे देश में सस्ती बिकती है ना, तो वो दूसरे देशों में महंगी बिकती है, तो उससे प्रॉफिट होता है। निर्यात व्यापार में घरेलू बाजार की अपेक्षा अधिक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय घरेलू व्यवसाय की तुलना में कम लाभप्रद होने पर भी कुल लाभ बढ़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में घरेलू व्यवसाय यानी कि जो हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसकी तुलना में थोड़ा सा लाभ कम हो जाता है, लेकिन कुल लाभ बढ़ जाता है क्योंकि सेल ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इस दशा में बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग होता है। अब हमें लगता है कि अपने देश में तो इतनी डिमांड है नहीं, तो हमारी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है उत्पाद बनाने की, तो हम क्या करते हैं, उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं और दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य उद्देश्य लागत कीमत को कम करना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या, अगर घर में कोई चीज़ रखी है और वो उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा, तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आएगी। तो बेटर है कि और चीज़ें बनाई जाएँ, दूसरे देशों में बेची जाएँ, जिससे कि लागत कीमत कम रहे। इसी वजह से संस्थाएं अपनी उत्पादक इकाइयों का निर्माण उन देशों में करती हैं जहाँ पर उत्पादन लागत कम आती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी उत्पादन इकाइयों का निर्माण उन देशों में कर लेती हैं जहां पर उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। जैसे अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं, तो अपने देश में ना खोल के दूसरे देशों में खोल लेते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, और वहीं पर उन चीज़ों को बेच दिया जाता है। तो अमेरिका की कई कंपनियां वो भारत में अपनी शाखाएं खोल लेती हैं, जैसे कि KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया और पिज़्ज़ा हट हो गया। ये सब जो हैं बाहर की कंपनियां हैं और इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वेतन पर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो और अपने काम में एक्सपर्ट लोग भी हैं और उनको कम सैलरी पर ही वो काम पे रख के अपने काम को चला सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विविधता द्वारा व्यापार जोखिम को कम करना। विविधता से निर्यात व्यापार में आने वाले उतार चढ़ाव कम किए जा सकते हैं। जब संस्था एक से अधिक बाजारों में काम करती है तो एक जगह से होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरी जगह से के लाभ से हो जाती है। जैसे कि 2001 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आई, किंतु चीनी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय ठीक ठाक चल रही थी। तो अमेरिका अपने देश में जो चीज़ों को बेच रही थी उसमें तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन चीन में और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उनकी शाखाएं खुली हुई थी, तो यहाँ की व्यवस्थाएं सही चल रही थी। तो अमेरिका का नुकसान चीनी और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में जो उनके प्रोडक्शन यूनिट चले थे उनसे कंपनसेट हो गया। अतः जो कंपनी इन देशों में काम कर रही थी उसकी भरपाई जनता और भारत और चीन से हो जाएगी, अमेरिका की। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के दर एवं मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना। कई बार सरकार कई अवसरों पर आयात की अनुमति देती है, जिससे मांग की पूर्ति करके मूल्य नियंत्रित किया जा सके। तो कई बार गवर्नमेंट वैसे तो कहती है कि ज़्यादा इंपोर्ट मत करो, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी बाहर चली जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही होती है डोमेस्टिक मार्केट की, तो उसको पूरा करने के लिए बाहर से आयात कर लेते हैं। क्योंकि अगर मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो मूल्य बढ़ेंगे, और मूल्य को नियंत्रित करने के लिए वो कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, बेटर है कि आप बाहर से आयात कर लो, जिससे कि मांग की पूर्ति की जा सके और मूल्य नियंत्रित किए जा सके। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दबाव को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि अगर लोगों की डिमांड पूरी हो रही है तो फिर रेट्स हाई नहीं होंगे तो इन्फ्लेशन की कंडीशन नहीं आएगी। उसका जो प्रेशर है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन का। अब है प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता। कई कंपनियां आघात पहुंचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता के रूप में अपनाती हैं। तो क्या पूछा है कि कई कंपनियां होती हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी नीतियां जो दूसरे सभी देशों में कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज चल रही हैं उसको प्रतिद्वंद्विता के रूप में अपनाती हैं। प्रभावी प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता द्वारा विदेशी संस्थाओं के नगद प्रवाह पर होने वाले अस्थायी प्रभाव तथा उत्पाद संबंधी प्रतिद्वंद्विता तथा एकीकृत होने के निर्णय से है। तो जो भी कैश फ्लो होता है ना, इनफ्लो आउटफ्लो, अगर हम कहीं किसी कंट्री में अपने गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ से पैसा आता है तो उसे कहा जाता है इनफ्लो, और अगर हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर वो मनी बाहर जाएगी उसे कहा जाता है आउटफ्लो। तो जो भी नकद प्रवाह है ना उस पर होने वाले अस्थायी प्रभाव, क्योंकि कभी तो इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी आउटफ्लो। इनफ्लो हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मनी हमारे पास आ रही है। आउटफ्लो होगा तो थोड़ी सी हमारी कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मनी की। और उत्पाद संबंधी प्रतिद्वंद्विता मीन्स जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड कंपटीशन है और उसके एकीकृत होने के निर्णयों से है। तो इससे क्या होता है कि प्रभावी प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता ऐसी होनी चाहिए
कि इनफ्लो हमारा जो आउटफ्लो है इनफ्लो है वो भी सही हो जाए और सारा उत्पाद संबंधी जो भी कंपटीशन है वो सब क्लियर हो जाए। ये अस्थायी होता है, इसको दूर किया जा सकता है। समूह पार के प्रतिद्वंदी की क्षमता को हानि पहुंचाना है। IBS, फुल्सू और हिताई आदि कंपनियों ने इस नीतियों का प्रयोग करके समुद्र पार अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। समुद्र पार के व्यवसाय हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे IBO 5 में। तो ये समूह नहीं है, समुद्र है। तो समुद्र पार यानी कि समुद्र के थ्रू जो माल इधर से उधर जाता है, दूसरे देशों में जाता है। तो इस तरह की उन्होंने नीतियाँ अपनाई जिससे कि अपने व्यवसाय को वो बढ़ा सके। तो ये बेटर वे होता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने का, जिससे कि जो ये प्रतिरोधी प्रतिद्वंदता है ये आसानी से एक फेयर कंपटीशन होता है। तो इसको इन नीतियों को अपनाया जा सकता है। 9th पार्ट है इसका कौशलपूर्ण दृष्टि। विविधताओं को धारण करने की ज़रूरत तथा नीतिगत बढ़ोतरी प्राप्त करने को अंतर्राष्ट्रीयकृत होने की ज़रूरत है। कि जो हमें डाइवर्सिटीज़ लेनी होती है ना, विविधताएं, कई तरह की चीज़ें लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत और नीतिगत बढ़ोतरी जो भी हमारी पॉलिसीज़ है उनको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि इंटरनेशनली सब कुछ एकीकृत हो जाएगा। इसकी ज़रूरत तो होती है कौशलपूर्ण दृष्टि की। कई औद्योगिकरण भारत में ऐसा महसूसकरण करते हैं कि उनका भविष्य विदेशी बाज़ारों में ही है। तो कई औद्योगिकरण नहीं है, कई औद्योगिकृत जो संस्थाएं हैं ना भारत में, वो सोचती हैं कि हम भारत में इतना इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, अपने बिज़नेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे जितना कि हम विदेशी बाज़ारों में कर सकते हैं। तो इनकी कौशलपूर्ण दृष्टि होती है जिससे वो इस चीज़ को महसूस करती हैं और दूसरे देशों में अपने माल को बेच सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक घरेलू संस्थान में विपणन प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, कि आप एक घरेलू संस्थान यानी कि अपनी डोमेस्टिक कंट्री में एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उसके रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो इस बात से अत्यधिक रुचि रखता है कि संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे। तो आप चाहते हैं कि जो आपकी जो संस्था है वो इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करे। संस्था के निदेशक के नाम पर एक नोट लिखें। तो आप क्योंकि किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो, तो उस संस्था के जो डायरेक्टर है आपको एक नोट लिख के बताना है और ये बताना है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विपणन का महत्व है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कितनी अच्छी है, और उसमें शामिल होकर वचनबद्ध होने के लिए आप शामिल होना चाहते हो जिससे संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो और आपको अपनी कंपनी के डायरेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए परमिशन चाहिए, उनके महत्व को बताते हुए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए एक नोट लिख के बताना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान निदेशक, यहाँ पे किसी भी लिमिटेड कंपनी का नाम लिख देना और यहाँ कोई भी एड्रेस लिख देना। तो अब लिखना महोदय। अगर किसी लड़की का लिख रहे हो नाम तो महोदया आएगा। देखिए इन्होंने मीनाक्षी लिखा है तो महोदया होना चाहिए, और अगर किसी जेंट्स का लिख रहे हो तो महोदय। हमारी संस्था घरेलू बाजार में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यवसाय फैलाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। एक विपणन प्रबंधक होने के नाते मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यदि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करती है तो वह न केवल अपने घरेलू व्यवसाय की भांति आगे बढ़ेगी बल्कि और अधिक लाभ कमाएगी। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लाभ व महत्व को बताना चाहूँगा। आज वैश्विक बाजार में न केवल इसकी आवश्यकता है बल्कि कोई व्यापार अपनी क्षमता के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सके, बल्कि उस व्यापार का जीवन बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ ये नहीं है कि अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार लाभ प्राप्त करे, बल्कि उस व्यापार का जीवन यानी कि हमेशा वो चलती रहे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई संस्था वैश्विक नहीं हो पाती तो वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से कम दाम पर अधिक अनुभव और अच्छे उत्पाद के सामने अपने घरेलू व्यापार को भी खो सकती है। तो अगर हमें आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम विदेशों में भी बिजनेस को नहीं फैला पा रहे और अपने घरेलू बाजार में भी अपनी क्षमता को, हमने अपनी कैपेसिटी को, अपने विकास को खो दिया है। विदेशी व्यापार विकास की कुंजी होता है। व्यापार के अवरोध दूर हो गए हैं तथा सीमा शुल्क की दरों में हो रही कटौती है यहाँ पे। बढ़ते सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि के दौरान संस्थाएं उन बाज़ारों तक भी पहुँच पा रही हैं जहाँ तक अब तक नहीं पहुँच पाई थी। यानी कि आपको उनको इंसिस्ट करना है कि किस तरह से वो अपनी बातों को प्रभावी बनाकर आप उस तक, अपने डायरेक्टर तक बात पहुँचाएं, जिससे कि वो अपनी बात, आपकी बातों से प्रोत्साहित होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मान जाए। आगे लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की कई विशेषताएं हैं। जब व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है तो कई गुना जटिल हो जाता है।
आज करीब पूरा विश्व मिलकर एक बाजार बना हुआ है जहां सभी संस्थाएं खुलकर व्यापार करती हैं तथा लाभ कमा रही हैं। पिछले 4 दशकों में, 4 दशक मतलब 40 सालों में, लगभग 63,000 बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और करीब 5 लाख कंपनियों की उपशाखाएं स्थापित की गई हैं। तो पिछले 40 सालों में 63,000 तो MNCs और लगभग 5 लाख कंपनियां जिनकी अपनी ब्रांचेस बन गई हैं, जो विश्व के कुल व्यापार का करीब 2/3 भाग संभाल रही हैं। तो पूरे विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका 2/3 भाग तो ये 63,000 MNCs और 5 लाख कंपनियां ही संभाल रही हैं। वैश्विक संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद कम मूल्य पर दे रही हैं जो संस्था के घरेलू उत्पाद पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो जो वैश्विक संस्थाएं हैं ना, जो दूसरे देशों की संस्थाएं हैं, वो कम मूल्य पर अच्छा उत्पाद हमारे देश में दे रही हैं। तो हो सकता है कि इससे हमारे घरेलू उत्पाद पर प्रभाव डाले। अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय करने में ही पूर्ण लाभ है। अतः व्यापार की बढ़ती हुई क्षमताओं का पूर्ण लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जा सके। क्योंकि अगर हमारी व्यापार की क्षमताएं हैं काफ़ी बढ़ रही हैं, हम काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसका पूर्ण लाभ तब उठा सकते हैं कि जब हम भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करें और अपने जो एक्स्ट्रा जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं हम इंटरनेशनली उसको दूसरे देशों में निर्यात कर सकें या अपनी शाखाएँ वहाँ पर खोलें। लोगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विषय में जो धारणा है वह बहुत ही जटिल है, ये मिथ्या है। क्योंकि हम सोचते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत ही एक टिपिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू व्यापार की भांति ही सरल हो गया है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी, लाइसेंस लेना पड़ता था और फिर वहाँ पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स से कुछ गलतियाँ हो जाती थी तो उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती थी और एक लिमिटेड अमाउंट फॉरेन करेंसी के रूप में मंगवाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। जैसा कि घरेलू व्यापार है वैसा ही इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि पूरा विश्व आजकल एक सिमट कर छोटा सा दायरा बन के रह गया है। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है अपने निदेशक को, डायरेक्टर को, जिससे कि आप उसको इंसिस्ट कर सकें कि हमें भी नेशनल मार्केट में एंटर कर जाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से पक्का है कि 20 नंबर का पहला पार्ट जो होना है, हमारा पार्ट ए होता है, वो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो 20-20 नंबर के आई थिंक दोनों होते हैं, तो 40 नंबर के हो गए। और बी पार्ट में आते हैं 4 क्वेश्चन जो 15-15 नंबर के यानी कि 60 नंबर के होंगे। ओके, तो 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आप इसमें से कर देते हो तो आपके लिए बेटर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।